की बात करते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़ गए। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। पहले लार्ज बैंकों से बात करते हैं। आज आरबीआई के एक्शन पर कोटक में बड़ी गिरावट आई, एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सा ऑफ लेट सबड्यूड ही रहा है, लेकिन एक्सिस में शानदार तेज़ी, एसबीआई में शानदार तेज़ी। आपका व्यू क्या है बैंकों को लेकर? तो जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, ओवरऑल देखा जाए तो बैंक्स की ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव ही है। अगर इसको अगर हम स्प्लिट करें बिटवीन प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो वहाँ पे भी काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। ऐसा नहीं है कि एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक इज अ बाय और एवरी और प्राइवेट सेक्टर बैंक इज अ बाय। तो मोर और लेस डिपेंड करता है बैंक के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। बट अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो जो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो पुराने जो लास्ट एक साल में जो चैलेंजेस आ रहे थे, वो जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ते जा रहे थे, डिपॉजिट्स के लिए मतलब फाइट काफी ज्यादा थी मार्केट में, एंड उसके कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो उसके कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन आ रहा था, राइट। इसके अलावा भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग काफी बढ़ रही थी, तो उसके भी थोड़े रिस्क पैरामीटर्स बैंक्स में बढ़ रहे थे। तो वो चैलेंजेस बैंक्स में थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी हम देखेंगे तो जो प्रेशर है वो डिपॉजिट का रहेगा, लेकिन थ्रू द ईयर मुझे जो लगता है डिपॉजिट का प्रेशर थोड़ा ईज आउट होने चालू होगा। एंड मे बी और एक क्वार्टर, दो क्वार्टर शायद डिपॉजिट अक्यूमुलेशन में थोड़ा प्रेशर और रहेगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा और ईज आउट करेगा। तो ओवरऑल फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स मुझे लगता है कि बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो प्रोफाइल है वो काफी स्टेबल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सपांड करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी की आशंका काफी ज्यादा है। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ जहां तक उसका सवाल है, वो मुझे लगता है कि काफी रीजनेबल पेस पे रहेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ वो मुझे लगता है कि पिकअप करेगा। सो ओवरऑल बैंक्स का जो अगर मैं अलोकेशन देखूं तो यहाँ से बढ़ने की आशंका थोड़ी ज्यादा है। एंड लास्ट ईयर बैंक्स हैव नॉट परफॉर्म, तो बेस भी थोड़ा लो है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है जो बैंक के फेवर में है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की बात करें, तो ओवरऑल बैंक्स में ओवरवेट होना या अलोकेशन बढ़ाना मुझे लगता है कि ठीक स्ट्रेटजी है इसमें। ओके। अच्छा सर, एग्जैक्टली अभी आपका ऑटो पे सेंस क्या है? अभी कुछ देर पहले हम मारुति की अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे थे। टाटा मोटर्स, मारुति, एम एट ऑल टाइम हाई, हमें सारे के सारे काउंटर्स ऑल टाइम हाई पे हैं। इवन अगर आप आयशर मोटर्स को देखें, ऑल टाइम हाई पे। अभी आप लोगों की ऑटो में सर चॉइस क्या कह रही है? और नवीन जी, ऑटो में क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त? अब सारे सेगमेंट डिलीवर कर रहे हैं, चाहे आप फ्रंट लाइन ऑटो कंपनी को देखिए, आप एक्साइट को देखिए, उनके पास एक ट्रिगर था। देन अगर आप टायर स्पेस को देखें, आज सीएट में मूव है, अपोलो टायर्स ने अच्छा काफ़ी मूव दिया। अभी क्या थीम चेज कर रहे हैं आप ऑटो में? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, अगर हम ऑटो सेक्टर को डिवाइड करें सिंपली पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में, तो मुझे लगता है कि ये जो साल रहेगा ये टू व्हीलर्स के लिए तो काफी ठीक रहेगा। पैसेंजर व्हीकल मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो ब्रॉड ट्रेंड्स है, जो प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड्स है, इसके अलावा जो मार्जिन का जो ट्रेंड है, वो सब मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा। ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ जो है ऑटो सेक्टर का वो ठीक रहेगा। जैसे लास्ट ईयर में जो रिटर्न था वैसा रिटर्न तो ऑटो सेक्टर से एक्सपेक्ट करना ये ईयर तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन इवन असाइड दैट मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में ओवरऑल अराउंड 12 to 15% रिटर्न जो है वो बन सकता है। मे बी टू व्हीलर्स में बनने की आशंका थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स। लेकिन ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि ऑटो सेक्टर इज अ गुड सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन, जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है कि जो थीम जो चेस कर सकते हैं वो इस साल वो ऑटो एक्सिलरी स्पेस में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पैसे बनने की आशंका है। और उसमें ऑफ कोर्स वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस है, फोर्जिंग से लेके बाकी पार्ट से लेके वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इस साल रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, अब लार्ज कैप आईटी में हमने इन्फोसिस देख लिया, हमने टीसीएस देख लिया, हमने विप्रो देख लिया, अब एलटीआई माइंट्री देख लिया, कल एचसीएल टेक के भी नंबर्स देख लेंगे। यहाँ पर अब क्या सेंस बन रही है आपकी?
जहाँ तक लार्ज कैप आईटी का सवाल है या इन जनरल आईटी स्पेस का सवाल है, हमारा अलोकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, लगभग 8 से 9 महीने तक अंडरवेट रहे हैं, और अभी तो हमारा अलोकेशन ऑलमोस्ट जीरो है ये स्पेस में। तो लार्ज कैप आईटी स्पेस में अभी भी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबली 1 या 2 क्वार्टर के बाद ये सेक्टर में एलोकेशन बनने की एलोकेशन करने का मौका मिलेगा। एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, और अर्निंग्स ग्रोथ का मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव सरप्राइज़ आ सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा प्ले जो हो सकता है वो रूपी डॉलर इक्वेशन है। प्रोबेबली 2 से 3 महीने में अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है, तो प्रोबेबली आईटी सेक्टर में एलोकेशन बढ़ सकता है। अदर देन दैट, कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पे अगर मैं देखूँ तो अर्निंग्स ग्रोथ ये साल तो मुझे लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा। मे बी नेक्स्ट ईयर शुड बी बेटर, बट उसका विजिबिलिटी आने के लिए मुझे लगता है कम से कम 6 महीने लगेंगे। ओके इस बीच लॉरस लैब के नंबर्स आपके स्क्रीन पे आए हैं, आवाज़ के टिकर पे आप देख सकते हैं नंबर्स। आई थिंक प्राइमा फेस या बॉटम लाइन पे एबिटा फ्रंट पे नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, और करीब करीब एबिटा 286 करोड़ से घटकर 242 करोड़ रुपए रहा, और मार्जिन्स अगर आप देखें करीब जो एक्सपेक्टेशन 20.7 की थी वो 16.8 रहा, मुनाफा भी घट के 76 करोड़ रुपए है। तो प्राइमा फेस स्क्रीन पर आप देखेंगे नंबर थोड़े क्या इनफैक्ट बॉटम लाइन के फ्रंट पे काफ़ी कमज़ोर, और एक डाउन टिक 438 के प्राइस के अगेंस्ट जो एवरेज प्राइस मेंटेन कर रहा था, ये लगभग 423 डेढ़ की ट्रिजेक्टरी में बढ़ता हुआ। थोड़ा बीते कुछ सेशंस में काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, एक हाई लगाया था करीब इसने 472 का, वहाँ से रिट्रेस होकर स्पेशली अर्निंग्स के बाद 423.30 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा नवीन जी, इस वक्त क्लोज टू इलेक्शंस, क्लोज टू आई थिंक इलेक्शन आउटकम, बजट, पीएसयूज़ में आप क्या चीज़ कर रहे हैं? हमारे पास डिफेंस पे तो शायद प्रश्न पूछना लॉजिकल रहे भी नहीं, क्योंकि सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। आपके पास ओएमसीज़ हैं, आपके पास रेलवे स्टॉक्स हैं, डिफेंस हो गया, आपका झुकाव इस वक्त कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ पर ज़्यादा है? जहाँ तक पीएसयूज का सवाल है, ऑफ कोर्स जैसे बैंक्स है, बैंक्स में हमारा लोकेशन काफी रीजनेबल है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो ये सारे ऑफ कोर्स हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, तो वहाँ पे लोकेशन हमारे पास काफी समय से है। इसके अलावा जैसे बाकी जो स्पेसेस है, जैसे रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, जैसे फाइनेंशियल स्पेस हो गया, इसके अलावा जो मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे एचपीसीएल है, मुझे लगता है कि ये सब कंपनीज में वैल्यू अभी भी काफी ज्यादा है, और नेक्स्ट 1 ईयर में यहाँ से भी मुझे लगता है कि रिटर्न्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। सो ये स्पेस में मुझे लगता है कि 20% प्लस रिटर्न बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेलविंड्स सपोर्टिंग है फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। इसके अलावा एसेट वैल्यू भी काफी स्ट्रांग है, जिसके वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रिटर्न्स ये स्पेस में काफी अच्छे बनेंगे। ओके मीन भाई, एक बार जरा आप वोडाफोन आइडिया वापस लेकर आइए। एक बार फ्यूचर्स में अब इसने सर्किट लगा दिया है, कैश में 6% ऊपर है, लेकिन मई फ्यूचर्स देखिए। अब तक बात हो रही थी अप्रैल फ्यूचर्स की, अप्रैल फ्यूचर्स डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे इसके। अब मई फ्यूचर्स देखिए आप इसके, और मई फ्यूचर्स अब इसके प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, वो भी 25 पैसे के प्रीमियम पे। ये अप्रैल का फ्यूचर दिखा दिया आपने। नहीं, अप्रैल का नहीं चाहिए मुझे मई का फ्यूचर चाहिए 13.90, क्योंकि अप्रैल का तो अब एक्सपायर हो रहा है, तो अप्रैल तो ऑब्वियसली स्पॉट के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन मई का फ्यूचर एक बार फायर करिए इसका, और वहाँ देखिए आप किस तरीके के रेट्स बन रहे हैं। 13 रुपये 90 पैसे पर इस समय स्टॉक है, और इसको हटाइए प्लीज़। मई का फ्यूचर मैं बता देता हूँ, वैसे 14 रुपये 15 पैसे पर है इस समय, और कोशिश करेंगे इसको अगर फायर कर सकें तो। कैसे अप्रोच करें आप टेलीकॉम स्पेस को नवीन, क्योंकि अब एक क्लियर व्यू बन रहा है कि शायद अब 3 प्लेयर्स रहेंगे। तो जहाँ तक टेलीकॉम स्पेस का सवाल है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जो प्राइस हाइक्स आते हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी जो मेजर प्राइस हाइक आया था वो शायद दिसंबर 2021 में आया था, तो ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर हो चुके हैं, राइट? सो तो प्राइस हाइक की आशंका काफी ज्यादा है। तो दैट इज अ मेजर प्ले टेलीकॉम सेक्टर में। तो प्राइस हाइक आएगा तो वायबिलिटी ऑफ टेलीकॉम कंपनीज इंप्रूव होती है। तो मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम ये मानते हैं कि 3 प्लेयर्स रहेंगे
एंड वोडाफोन आइडिया की वायबिलिटी काफी स्ट्रांग रहेगी, तो प्रोबब्ली द बेस्ट ऑप्शन जो टेलीकॉम स्पेस में है वो है इंडस टावर्स। सिंपली बिकॉज अगर हम देखेंगे कि जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको थ्राइव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, एंड इंडस टावर्स काफी यूनिक प्ले है कंसिडरिंग कि ये मार्केट भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ये स्पेस में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है ऐसे लिस्टेड स्पेस में। एंड लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो ये है कि इंडस टावर्स जैसी जो कंपनी है इसको हम यूटिलिटी के नजरिए से भी देख सकते हैं, एंड जिसके रिटर्न रेशियोज पे कोई कैप नहीं है, राइट। तो जैसे इंडस टावर्स है, ये कंपनी केपेबल है कि 40% रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिलीवर कर सकता है ओवर लॉन्ग टर्म। सो इसका जो री रेटिंग पोटेंशियल है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम काफी अनलिमिटेड लगता है, और जो वाइड रेंज ऑफ बायर्स जो अट्रैक्ट करता है ये कंपनी लाइक इंडस टावर्स की, जहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से लेके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेके पेंशन फंड्स सभी इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, डिविडेंड पे काफी स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि ये इंडस टावर्स इज द बेस्ट बेट इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री राइट नाउ, बिकॉज अगर हम कोर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देखेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा अभी भी डाउट हो सकता है कि टैरिफ हाइक आएगा तो कितना आएगा, टैरिफ हाइक आने के बाद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, तो बहुत सारे डायनामिक्स प्ले आउट होते हैं, एंड ऑल्सो स्टॉक्स के वैल्यूएशन पहले के उतने चीप नहीं रहे, तो उस हिसाब से वहां पे थोड़े चैलेंजेस है। जबकि इंडस टावर में मल्टीपल लेवल्स ऑफ कंफर्ट है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, बिजनेस का कंफर्ट है, वायबिलिटी का कंफर्ट है, तो दैट इज द बेस्ट प्ले ऑन टुडे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन, थैंक यू।